हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था अपने यूट्यूब चैनल में और टेलीग्राम चैनल पे कि हम यहाँ पे एक प्री एग्ज़ाम मैराथन लेके आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपके ऑडिट के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले ये इन्फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर जो भी हम करवाएंगे यहाँ पे ऑडिट के अंदर, मोस्टली सारे ही करवाने के प्लान है। तो सारे ही चैप्टर करवाने के प्लान हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक सारे चैप्टर प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हमने आपको पूछा था कि सर ऑडिट में हम मैराथन करवाने वाले हैं, प्री एग्जाम मैराथन है। बेसिकली ये पहले से वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट 2 बार देखना चाहे वीडियो तो देख पाए। बेसिकली ये प्री अपना एग्जाम है, मतलब कि एग्जाम के अगले दिन जो मैराथन करवाते हैं वो है मैराथन है, लेकिन मैं आपको पहले से प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ लेक्चर्स, ताकि आप वो तो अपना कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अच्छा, मैराथन वाइज है, मतलब कि रिवीजन उस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, फास्ट ट्रैक नहीं है, रिवीजन टाइप है, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट कवर करके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है सारा कवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहली बात। अब अच्छा, यहाँ पे एक देख लेना, यहाँ पे मैंने आपको पूछा था कि सर मैराथन है तो चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूँ या फिर मर्ज कर दूँ। तो मोस्ट ऑफ आपने स्टूडेंट ने जो है एमसीक्यू मैंने क्विज आपको पूछा था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दीजिए और प्लेलिस्ट बना दीजिए जहाँ पे सारे चैप्टर एक साथ मिल जाए। तो हमने वैसे ही करा है। ठीक है, चैप्टर वाइज ये आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके कोई भी चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के अगले दिन भी। ठीक है, अभी तो आप कर ही रहे होंगे, एग्जाम के अगले दिन भी आप ये जो है प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करके बैठ सकते हैं। पूरे का पूरा एक मैराथन चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस लेक्चर में मकसद क्या रहेगा सर? मकसद रहेगा कि आपके जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट कवरेज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कवरेज है वो आपको कवर करवा दिया जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारे का सारा कवरेज करवा दिया जाए। प्लस मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि जो आपके आईसीए मॉड्यूल में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे साथ साथ में कवर करवाता चलूँ। देखिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो है बेसिकली आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, और एग्जाम के पेपर में जो है आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर करवाता हुआ चलूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि सारे ही कवर करवा दूँ। ठीक है, तो एक तरीके से लेक्चर खत्म होते ही चैप्टर पूरा कवर हो जाए, उसके बाद आप जो है अपनी क्वेश्चन बैंक या फिर आरटीपीएमटीपी जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, आरटीपीएमटीपी में भी ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो गया। आरटीपीएमटीपी में करना क्या पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन देखना होता है और आपको जज करना होता है कि कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि आपने पूरे का पूरा थियरी तो याद हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर्स के अंदर क्या होगा, इस लेक्चर्स के अंदर जो है क्या किस तरीके से यहाँ पे कवरेज रहेगी वो देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद प्लस ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवरेज रहती है कि इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्योंकि स्टूडेंट को मैं टेलीग्राम पे मैसेज करते हुए देखता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये कहते हैं कि सर ऑडिट में जो है ठीक है, चलो हमने कवरेज तो कर ली, समझ आता है सब कुछ, लेकिन अब एग्जाम में कितना लिखना है, क्या लिखना है वो तो याद आता ही नहीं। ठीक है, मतलब कि एग्जाम में एग्जैक्ट आपको आंसर लिखना क्या है, वैसे तो अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी है, लेकिन एग्जाम में लिखना क्या है वो एक दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत आपका यहाँ पे सोल्व हो जाएगा ट्रिक से। मैं आपको बेसिकली डायरेक्ट पॉइंट ही बता दूंगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना लिखना है, कौन से पॉइंट लिखना है और कितना कवरेज होना चाहिए, सारी की सारी डिस्कशन यहाँ पे हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि ये लेक्चर खत्म होते ही आपका जो है पूरे का पूरा जो ये चैप्टर है वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से मान के चलिए। फिर आप जो है डायरेक्ट आरटीपीएमटीपी में जा सकते हैं क्वेश्चन देखना चाहे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो एक तरीके से मैं आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आप कंप्लीट करते ही अपने आरटीपीएमटीपी में डायरेक्टली शिफ्ट हो सकते हैं। वरना क्या होता है, नॉर्मली लेक्चर आप देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है याद करने में। ठीक है, वो मेहनत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, वो मेहनत डायरेक्ट यहाँ पे लेक्चर में ही मैं ही करवा दूंगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली वो रीड करना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये पीडीएफ में जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर ये पीडीएफ तो आईसीए मॉड्यूल है, हमारे पास तो आईसीए मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसकी पीडीएफ की क्या जरूरत है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि इस पीडीएफ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट्स कुछ ट्रिक यहाँ पे ऐड करी है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं कि आपको इतना ही याद करना है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे सिंपली एक बार रीड करना चाहे एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से तो वो कर सकते हैं। बाकी मैंने जो हाईलाइट किया वो आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इस तरीके से ही मैंने किया है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिए एक शॉर्टकट यहाँ पे जो है स्टिकी नोट्स चिपका दिया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम करके, तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ये पीडीएफ
पे पहुंच जाएंगे और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जगह मैंने जो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो मैंने जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये जो हाईलाइट प्रोवाइड किया है, यहाँ पे जो मैंने स्टिकी नोट्स प्रोवाइड किए, सिर्फ इतना ही रीड करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काम खत्म, डायरेक्ट एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये तो पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उसका आंसर की जो कवरेज है वो यहाँ पे हो जाएगी, इतना ही रीड करना है आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज्यादा नहीं करना है। मैं आपको बताता चलूंगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 और पूरे का पूरा सीरीज इसी तरीके से चलेगा। मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि आपको याद क्या करना है, ठीक है। ये मेन चीज हमारा जो यहाँ पे सीरीज का ये जो मेन पॉइंट है यही है, ठीक है। स्टूडेंट इसी पॉइंट की वजह से हमारे वीडियोस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक यही इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। आप देख लीजिए कहीं और वीडियो, ठीक है, इस तरीके की ट्रिक नहीं देखने को मिलेगी जहां पे आपको ये इस तरीके से डायरेक्ट बता दिया जाता है कि भाई इतना ही याद करना है और बाकी का जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ। आपको पता चल ही जाएगा कि कितना यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी के जो आपके वीडियोज है यूट्यूब में आप देखते हैं उससे कितना डिफरेंट कंटेंट है यहाँ पे और कितना हेल्पफुल और कितना क्लियर कंटेंट है जो एग्जाम में हमें लिखना है, ठीक है, वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम मैराथन है तो मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं लेके चलूंगा, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पास कैसे करवाना है उस तरीके से यहाँ पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका ऑडिट का बेस चैप्टर है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिट का यहाँ पे क्या स्कोप रहता है, बेनिफिट क्या रहता है और इनहेरेंट लिमिटेशन क्या रहती है, ये सारी चीजें बताई जाती है। मैं बेसिकली कहूँ ऑडिट का इन्फॉर्मेशन जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। ऑडिट यहीं से शुरू होता है। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑडिट का यहाँ पे ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि मतलब कि ऑडिट जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था, मतलब कि पहले कभी हुआ करता था ऑडिट या फिर कुछ नया ही आया है। तो मैं बता दूं कि सर ऑडिट जो है वो बहुत पहले से हुआ करता था। यहाँ तक कि यहाँ पे बताया गया है कि सर ऑडिट जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका रेफरेंस देखने को मिला था 4th सेंचुरी बीसी के अंदर। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र रहा करते थे, आप समझ सकते हैं 4th सेंचुरी बीसी कितना वक्त हो चुका है, उस टाइम के जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र देखने को मिलते हैं उसमें भी ऑडिटिंग का रेफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको याद कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बीसी 4th सेंचुरी बीसी के अंदर था, ठीक है, वहां से लेके यहाँ तक अभी चलता आ रहा है ये टाइम, तो वहां से ऑडिटिंग का रेफरेंस देखने को मिला है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऑडिटिंग का रेफरेंस देखने को मिला था। सबसे पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि सर ऑडिट जो वर्ड है, ठीक है, वो पहले लेटिन वर्ड से यहाँ पे डिराइव हुआ है, ठीक है। लेटिन वर्ड जो आपका ओडायर आप कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करिए लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। AUDIRE, ठीक है, ओडायर जिसका मतलब होता है हियर। पहले के जमाने में क्या होता था कि ऑडिट का मतलब यहाँ पे ओडायर होता था, मतलब कि तब ओडायर था। इसका मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि ऑडिट जब जो भी बंदा ऑडिट करता था, ठीक है, वो सुन के, ठीक है, सुन के सारी चीज़ों को यहाँ पे वेरीफाई करता था, ठीक है। अभी तो हम जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं वो बात ठीक है, पहले के ज़माने में वो सुन के काम होता था। इसलिए देखिए यहाँ पे ओडायर वर्ड था जिसका मतलब था कि टू हियर, मतलब कि सुनना, ठीक है। पहले के ज़माने में सुन के काम होता था, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो है ओडायर था जिसको हमने यहाँ पे ऑडिट बना दिया है। तो ऑडिट वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड ओडायर से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब हुआ करता था टू हियर। सेकेंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल, ठीक है, प्रोफेशनल नाम कब मिला? प्रोफेशनल नाम कहता है कि ब्रिटिश इंडिया चल रहा था 1860 के अंदर, ऑडिटर जनरल को यहाँ पे अपॉइंट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम। पहले तो ऑडिटर हुआ करते थे लेकिन उनका नाम जो है वो पहले से नहीं था। एक प्रोफेशनली जो है हम कहे कि नाम कब मिला, तो प्रोफेशनली नाम तब मिला जब हमारा ब्रिटिश इंडिया चल रहा था 1860 के अंदर, तब फर्स्ट ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तब वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन करता था और काम खत्म करता था, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट भी खत्म। फोर्थ पॉइंट में कहता है कि अभी प्रेजेंटली जो है CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, जिसके बारे में डिटेल में आप लॉ के अंदर पढ़ के आते हैं, लॉ के अंदर जो ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक यही चैप्टर का नाम है, वहां पे आप पढ़ के आते हैं CNAG के बारे में, ठीक है। जो अभी क्या कर रहा है सर, गवर्नमेंट का ऑडिटर है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है उनका ऑडिट कौन करता है सर? CNAG, ठीक है, प्रेजेंटली वही ऑडिटर है। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, फिफ्थ पॉइंट तो वैसे भी हर एक स्टूडेंट को याद रहता है। ICI कब एस्टेब्लिश हुआ था सर? 1949 के अंदर। काम खत्म। 5 पॉइंट याद रखने हैं। इंट्रोडक्शन, ये कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस पे MCQs आने के चांसेस रहते, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते। ये पूरे का पूरा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से याद कर लेते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट कौटिल्य संस्था से 4th सेंचुरी BC के अंदर ऑडिट का रेफरेंस देखने को मिला था। फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ओडायर, जिसका मतलब हुआ करता था टू हियर, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। थर्ड पॉइंट कहता है कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है अपॉइंट हुआ था, ठीक है, और ईयर था 1860 के अंदर।
प्रेजेंटली जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया जो है वो गवर्नमेंट का ऑडिटर है, और गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करता है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम शॉर्ट में CNAG कहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ तो आपको पता ही है 1949, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, मीनिंग आपका ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, तो जब यहाँ पे मैं कहूँ कि सर डेफिनेशन मीनिंग, तो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई यहाँ पे आपके पास में रूल नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ पे कोई आपके पास में दूसरा कोई मार्ग नहीं, आपको डेफिनेशन तो एज इट इज याद करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे कोई भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर जहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई जाएगी, तो डेफिनेशन तो एज इट इज याद करनी पड़ेगी, रट लीजिए, ठीक है, इसे लिख के रट लीजिए, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बनती। हाँ, जहाँ पे ट्रिक बनेगी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे तो सिर्फ वही याद करना है, लेकिन जहाँ पे डेफिनेशन की बात होगी वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बनाना, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस करने से मार्क्स कट जाएंगे। डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ती है, ठीक है, डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ती है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो तो चल जाता है, लेकिन ओवरऑल तो पूरे का पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऑडिट का मतलब क्या होता है सर, ऑडिट का मतलब होता है, ऑडिट मींस, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इसमें कोई बायसनेस नहीं देखने को मिलती, ठीक है। एक ऑडिटर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑडिट वर्क करता है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज का सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, ठीक है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size and legal form when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ठीक है। ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि ऑडिट जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज का सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी, कोई भी एंटिटी की, एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नहीं हो, या फिर इररिस्पेक्टिव, इसकी भी जरूरत नहीं, मतलब कि साइज भी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी एंटिटी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, ठीक है, हर एक एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि सर ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। जहाँ पे एक ऑडिटर होता है, ये सारी चीजों को देख कर क्या देता है सर, ओपिनियन देता है। ऑडिटर का काम ही यही होता है कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको देख कर उसे वेरीफाई करके ओपिनियन देना, बेस काम हमारा यही होता है। एज एन CA आप जब ऑडिटर वर्क करेंगे, ऑडिटर बनेंगे, तो ऑडिटर में आपका काम यही होता है, ये मेन वर्क यही है कि हमें ओपिनियन देना है, ठीक है, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। हम आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं, बेसिकली आपने तो पढ़ रखा होगा, हम तो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा कि आप लोग को डिफरेंट ओपिनियन देने होते हैं, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड वगैरह वगैरह चीज़ें, डिस्क्लेमर, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है। तो एज इट इज डेफिनेशन को याद करना होगा। अब जहाँ पे ट्रिक शुरू होती है वो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो चीज़ें हैं, ठीक है। डेफिनेशन एज इट इज याद रखिए, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कहा जाता है कि एज एन ऑडिटर, क्वेश्चन ध्यान से सुनना और यहाँ पे चाहिए तो लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। कहता है कि सर एज एन ऑडिटर हाउ टू एंश्योर दैट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड। एज एन ऑडिटर हाउ टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड, ठीक है। कहते हैं कि सर आप एक ऑडिटर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहे, ये कैसे एंश्योर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, वह कैसे एंश्योर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट है और इसे याद करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए स्टिकी नोट्स चिपका रखा है। आप भी इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने वैसे PDF तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी होगी, ठीक है, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि सर एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख दीजिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख दीजिए, काम करता हूँ। एग्जाम में 4 नंबर का मैक्स क्वेश्चन आता है जनरली, तो 4 नंबर के लिए 4 ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, लेकिन हम 6 के 6 याद रखेंगे और आसान है, ठीक है। एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख दीजिए, काम करता हूँ। एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट कहता है, सबसे पहले कहता है कि एक भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो आप भूल गए, ठीक है। एक भी ऐसी एंट्री, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री करनी पड़ती है कंप्यूटर्स में, ठीक है, जिससे रिलेटेड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो एक भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो आप भूल गए, मतलब कि ट्रांजैक्शन हुए थे लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए, ऐसा एक भी एंट्री नहीं होना चाहिए। नन ऑफ द एंट्रीज हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास में आ जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि आपके पास में कहता है कि अकाउंट हैज बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि जो भी अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं वो एंट्री के रेफरेंस से ही प्रिपेयर होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आप एविडेंस जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ये वर्ड याद रखना, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस से सपोर्टेड होने चाहिए। 3 पॉइंट जल्दी से याद करेंगे सर, एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख के आएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप जो है यहाँ पे ये चार्ट जो है एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, ये सेंटेंस बना के आना, ठीक है। ये सेंटेंस आपको जो है एग्जाम में लिख के आना है, पूरे का पूरा एक सेंटेंस। ये मैंने आपको वर्ड प्रोवाइड कर दिया, आप अपनी लैंग्वेज में इसका सेंटेंस बना के छोड़ दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वर्ड जो मैंने लिखे वो एज इट इज आने चाहिए,
ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सर, एक भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो ओमिटेड वर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम में दिखना चाहिए मुझे आपके आंसर शीट में कि एक भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो आप ओमिटेड कर गए, मतलब कि भूल गए, ठीक है। दूसरा, जो भी अकाउंट आपने बनाए हैं वो ड्रॉन अप कहां से होने चाहिए, रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज है वहीं से ही अकाउंट जो है आपके ड्रॉन अप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हवा में आपने बना दिया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी एंट्रीज अब बना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सपोर्टेड होनी चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके एंट्री से रिलेटेड बना दीजिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। क्लियर का मतलब एकदम क्लियर, उसका फिर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। और अनएम्बिगियस का मतलब होता है ड्यूल मीनिंग नहीं होना चाहिए, सिंगल मीनिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोवाइड करना चाहिए असेट एंड लायबिलिटी का, ठीक है। जो भी असेट एंड लायबिलिटी आपने बताई हुई है, जो भी आपने मान लीजिए कोई बिल्डिंग बता रखी है, कार बता रखी है, ठीक है, जो भी चीजें असेट में बता रखी है, मशीनरीज है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर आपका जो है प्रोवाइड करना, मतलब कि आपके पास में होना भी चाहिए वो चीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आप लिख के आएंगे अमाउंट इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप अमाउंट लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्लासिफाई, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि अमाउंट कैसे लिखना है, किस तरीके से अमाउंट निकालना है, वो कौन बताता है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट में आप पढ़ते ही है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही जो अमाउंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है वो क्लासिफाई होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए और डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट है, जल्दी से याद कर लेंगे। एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट याद कर लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट। ये मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक प्रोवाइड किया कि एंट्री से रिलेटेड 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट, ठीक है। एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट कौन से है सर, एक भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप भूल गए, फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, ऐसे अकाउंट जो आपके क्या कहां से ड्रॉन अप होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंट्री से ही ड्रॉन अप होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एंट्री जो है वो सपोर्टेड होनी चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के द्वारा। 3 पॉइंट खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट बना दो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। इसके बाद अमाउंट जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। और जो भी ओवरऑल आपकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी आपके पास में खत्म। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द ऑडिटिंग, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो ऑडिटिंग से रिलेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट जो है वो ऑडिटिंग से रिलेट करते हैं और आपको सिंपली यहाँ पे नाम याद रखना है, कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। याद करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते थे, वो लिख दीजिए। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट कौन से थे, अकाउंट थे, लॉ था, इकोनॉमिक्स था और स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स था। 4 सब्जेक्ट तो वैसे ही हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट आपके पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और दूसरा एक पहले हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में ईआईएस, जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो है आपके पास में। इस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से याद कर लीजिए क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। अब पहले के ज़माने में बहुत आता था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसका कंटेंट कम कर दिया गया, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। इसलिए ऊपर ऊपर से रीड करके छोड़ दीजिए, रीड जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उसके बाद प्रोडक्शन और आप जो है बिहेवियरल साइंस इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट तो वैसे ही हो जाते हैं। इंटरमीडिएट के आपके 2 सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग, और 2 जनरल, प्रोडक्शन एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो यही आपको याद रखना है सिंपली, और यही एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, तो 4 पॉइंट लिख के आना है। सबसे पहले तो रीजनेबल एश्योरेंस को हम ऑब्टेन करेंगे एज एन ऑडिटर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ऑडिट का, तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्या है सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि एंश्योर करेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, ठीक है। कोई भी इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये हम एंश्योर करेंगे। तीसरा पॉइंट, रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब कि हम जो भी चीजें हैं वो लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कि हाँ जी सारी चीजें सही है या फिर कोई गलती है तो वो लिखेंगे, वो सारी चीजें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेट करेंगे जिसको भी हमें करना है एज पर ऐसे। ऐसे हमें बताता है कि किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, कितना करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। ऐसे का मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। अच्छा, तो 4 पॉइंट जल्दी से बता दीजिए। अगर हमें पूछा गया कि बताइए सर, हमें क्या पूछा गया सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताइए, तो ऐसे 200 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे 200 के हिसाब से, ठीक है। ऐसे 200, इसमें ऐसे 200 लगता है, ऐसे 200 आपके पास में पूरे का पूरा नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो 4 पॉइंट है, जल्दी से याद कर लीजिए। ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस, एंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है, रिपोर्ट करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मतलब कि रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कम्युनिकेट करना है एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। काम खत्म, ठीक है। यही एग्जाम में लिख के आना है, काम खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए बाकी का। जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्कोप ऑफ ऑडिट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो ठीक है, बाकी उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है, छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना आसान तरीके से आपका जो है यहाँ पे स्टडी कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए इतना
हेल्पफुल रहेगा कि आप खुद देख रहे हैं कि कितना आपको रीडिंग जो है मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि इतना याद करना है और कैसे याद करना है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। इतना स्पेसिफिक आपका यहाँ पे बन रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। आप यहाँ पे अगर लेक्चर देख रहे हैं तो जरूर से एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से स्कोप में आ जाइए। देखिए स्कोप में 2 पॉइंट है, एक इंक्लूड क्या करता है और दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना है एक्सक्लूड क्या करता है, मतलब कि इंक्लूड नहीं करता वो चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दोनों टॉपिक बहुत बार पूछे गए, ठीक है। इंक्लूड में आपको 3 टॉपिक लिखने हैं, 3 पॉइंट है बेसिकली। तो स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड, इंक्लूड में आपको बेसिकली 3 पॉइंट लिखना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताइए, तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ऑडिट की डेफिनेशन आपको जरूर से लिखनी है। अगर आपको ऑडिट के बेनिफिट पूछा जाए, लिमिटेशन पूछा जाए, इंक्लूजन पूछा जाए, ऑडिट की डेफिनेशन हमेशा लिख के आइए, ठीक है, ताकि प्रेजेंटेशन दूसरों के मुकाबले आपका सही रहे। हालांकि आपको इंक्लूजन ही पूछा है, लेकिन डेफिनेशन एक्स्ट्रा लिख के आइए, थोड़ी सी स्पीडी राइटिंग रखिए, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन लिख के आएंगे, आपका प्रेजेंटेशन एकदम से डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो मेरा एडवाइस यहाँ पे ये रहेगा कि चाहे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट पूछा है, लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़ा सा जल्दी में आप जो है अपनी डेफिनेशन को भी प्रेजेंट करके आइए, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, वरना उसके कोई अलग मार्क्स नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी दूसरों के मुकाबले डिफरेंट होगी, ठीक है। चलिए, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए जल्दी से। अगर आपको पूछा गया है कि सर ऑडिट का स्कोप क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, इंक्लूड तो इंक्लूड की बात करें तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। 3 पॉइंट बेसिकली है इसके अंदर। सीपीआर सीआरपी याद रख सकते हैं, ठीक है। सीपीआर रखिए या फिर सीआरपी। मैंने कैसे याद किया है, तो मैंने कैसे याद किया है वो मैं आपको बता दूं कि सर आपके पास में पता ही होगा कि टीवी चैनल पे आपका होता है टीआरपी, ठीक है। आपके पास में रूपी में होता है सर एमआरपी, ठीक है। और इंक्लूजन, ऑडिट के इंक्लूजन में होता है सीआरपी। कितना जबरदस्त बना लिया है। टीआरपी आपके पास में फिर से एक बार टीवी चैनल्स में होता है टीआरपी, रुपीज में होता है एमआरपी, और हमारे यहाँ पे ऑडिट के अंदर स्कोप में होता है सीआरपी। कितना बढ़िया, ठीक है, कितना बढ़िया। सीआरपी का मतलब क्या है सर? सीआरपी का मतलब एक, सी का मतलब है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। एंटिटी के जितने भी एस्पेक्ट है वो कवरेज होने चाहिए ऑडिट के अंदर। आर का मतलब है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और पी का मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। 3 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सर ऑडिट के अंदर, स्कोप के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, और तीनों के अंदर कुछ ना कुछ लिख के आना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नीचे आपको सॉल्यूशन में एक दो पॉइंट लिख के आने हैं। कई बार क्या होता है कि सेपरेट पॉइंट पूछ लिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दूं, मैं क्वेश्चन बताऊं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इंक्लूजन, ऑडिट के इंक्लूजन में आपके पास में रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसके बारे में 2 पॉइंट बताइए, ठीक है। तो सेपरेट भी पूछा जा सकता है और पूरे का पूरा भी पूछा जा सकता है। तो मैंने सभी तरीके से आपको जो है यहाँ पे क्या याद करना है सब बता दूंगा। उससे ज्यादा याद नहीं करना है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, इसमें कुछ भी रीड नहीं करना, ठीक है। आपको सिंपली इसके अंदर क्या लिख के आना है, इसके अंदर लिख के आना है कि ऑडिटर जो है ये देखेगा कि ऑडिट के अंदर जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर एंटिटी के हर एक एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। इसे इंग्लिश में लिख के आइए, काम छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑडिटर एंश्योर दैट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी, ठीक है, कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। काम खत्म, ठीक है, इतना ही, इसमें कुछ याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं और काम खत्म। 2 पॉइंट कौन से? सबसे पहले तो जनरल जो वही 10th में 12th में करते थे कि अपना जो आंसर बड़ा करने के लिए कुछ भी लिखते थे। कैसा लिखते थे, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो ऑडिटर को रिलायबिलिटी और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के सफिशिएंसी के बारे में एंश्योर करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ लिखते थे, मतलब कि हमारा आंसर बड़ा हो जाए, तो वैसा ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए वही है कि ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा सर, ऑडिटर यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, एंश्योर होना चाहिए कि जो भी आपके पास में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको लिख के आना है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलायबल एंड सफिशिएंट आपको दिखना चाहिए आपके सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो ऑडिटर जो है आपके पास में सेटिस्फाई होना चाहिए और एंश्योर होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सर, रिलायबल है और आपके पास में सफिशिएंट है, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है। सबसे पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे सर ये रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी कैसे चेक करेगा ऑडिटर, तो सेकंड पॉइंट उस पे है कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी के बारे में जजमेंट कैसे लेगा। तो जजमेंट बड़ा ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे कहता है कि सर आप एक काम करिए, जो अकाउंटिंग सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल है उसका असेसमेंट करिए। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट करिए और टैप करिए, टैप टीईपी का मतलब क्या है, टेस्ट इंक्वायरी एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ही सिंपल तरीके से मैं आपको वापस याद करवाता हूँ। देखिए रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में 2 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला तो वही 10th में 12th में लिखते थे वही कि भाई ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, एंश्योर होना चाहिए कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली है,
ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि सर ये रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक कैसे करेंगे, तो ऑडिटर जजमेंट लेगा कैसे, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी के बारे में कैसे जजमेंट लेगा, तो कहता है कि सबसे पहले तो ये असेसमेंट करेगा, क्या चीज़ सर, असेसमेंट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम की एंड इंटरनल कंट्रोल की, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल के असेसमेंट करें एंड आपको टैप करना है, टैप मतलब कि टेस्ट एंड क्वेरी एंड प्रोसीजर, जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी छोड़ दीजिए, बाय कैरिंग आउट ये वगैरह छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही एग्जाम में लिख के आइए, यहाँ पे चाहिए तो स्टिकी नोट चिपका दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वह लिख लीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के आना है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ी रिसर्च करके ये मैं आपको लिख के आ रहा हूँ, मैं सभी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको इतना ही करना है, ठीक है। कितना आपका काम आसान हो रहा है आप देख सकते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करना तो बनता ही है दोस्त, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी के बारे में कंप्लीट। इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, जो मैं आपको यहाँ पे स्टिकी नोट्स में बता रहा हूँ, आप भी इसे लिख सकते हैं, मैंने पीडीएफ तो वैल्यू ऐसे भी प्रोवाइड कर रखी है, आपके पास होगी, ठीक है, ये आपके पास में। तो ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख दीजिए, एक जनरल पॉइंट लिखिए और 5वां तो पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे के सारे। ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट, सबसे पहले तो ऑडिटर यहाँ पे जो जनरल 12th में 10th में करते हैं वही, सबसे पहला तो इसमें भी हमने वही किया था कि ऑडिटर एंश्योर करेगा, सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है। तो यहाँ पे भी वैसा ही फर्स्ट पॉइंट तो जनरल लिखिए, यहाँ पे भी आईसीआई ने वही लिख रखा है, क्या कि सर ऑडिटर जो है वो डिसाइड करेगा, एंश्योर करेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, डिसाइड एंड एंश्योर दैट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, जनरल पॉइंट। आपका आंसर की जो है लेंथ बढ़ाने के लिए कहा, यहाँ पे आईसीआई खुद कह रहा है कि आप इस तरीके से लेंथ बढ़ा सकते हैं, तो हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है, हम तो 10th से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। चलो, सबसे पहला पॉइंट तो वैसे याद हो जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी समराइज ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे पास में, ठीक है, जितने भी हमने ट्रांजैक्शन की है, इवेंट्स की है, वो आपके पास में कंसीडर हो जाने चाहिए जो मैनेजमेंट जजमेंट लेता है। क्योंकि देखिए आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी जजमेंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन ऑडिटर हमें क्या देखना होता है, हमें यहाँ पे देखना होता है कि जो भी समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट है, क्या वो मैनेजमेंट के जजमेंट के अंदर कंसिडर हुए हैं या फिर नहीं, ये हम एंश्योर करेंगे, एंश्योर बाय ऑडिटर, ठीक है। क्योंकि जजमेंट लेना हमारा काम नहीं है, जजमेंट लेना मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो वो जजमेंट तो मैनेजमेंट लेगा, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीजें इसके अंदर कवर हो चुकी है, कंसीडर हो चुकी है, बस ये देखेंगे, ठीक है। तो समराइज ट्रांजेक्शन इन इवेंट आर कंसीडर इन जजमेंट ऑफ बाय मैनेजमेंट एंश्योर बाय ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर एंश्योर करेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास में आ जाता है कि हम इवेल्युएट करेंगे जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी डाली है वो सही है, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो 3 पॉइंट है, ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट, तो हमारे पास में दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। कैसे 3 पॉइंट, सबसे पहला तो भाई ऑडिटर डिसाइड करेगा कि सारी चीजें जो है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है या फिर नहीं। सेकंड पॉइंट, समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो है वो कंसीडर हो चुके हैं मैनेजमेंट के जजमेंट में या फिर नहीं, ये हम एंश्योर करेंगे। और थर्ड पॉइंट, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने डिसाइड करी है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करूं तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि डेप्रिसिएशन में हमने WDV डिसाइड किया, ठीक है, मैनेजमेंट ने, तो वो सारी चीजें जो है सही तरीके से डिसाइड करिए, कंसिस्टेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। डिसाइड करना उनका काम है, कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं वो देखना हमारा काम है एज एन ऑडिटर, ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट काम खत्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो जनरल पॉइंट है, जो कि मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, ये तो हमारा रिवीजन है, लेकिन अपने रेगुलर लेक्चर में तो मैं बताता हूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। ये तो आप कैसे भी नहीं भूलेंगे, ये सेंटेंस तो कोई भी स्टूडेंट नहीं बोलता कि भाई प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट कहता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस आपके पास में होना चाहिए। वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस का मतलब होता है कि पास्ट पीरियड, ठीक है। देखिए 2 इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो पास्ट पीरियड से रिलेट करती है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो फ्यूचर पीरियड से रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में आपको कितना लिखना है वो डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। फिफ्थ पॉइंट में इतना ही लिखना है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मींस विच इज बेस्ड ऑन पास्ट पीरियड। बस इतना ही सेंटेंस लिखिए, काम खत्म करिए, काम खत्म करिए, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। CRP, टीवी में होता है TRP, रुपीज में होता है MRP, और हमारे यहाँ पे होता है CRP। CRP का मतलब होता है कवरेज, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। R का मतलब है रिलायबिलिटी एंड आपके पास में सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और P का मतलब होता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कवरेज में आपको कुछ भी रीड नहीं करना है, आप अपने तरीके से पूरे का पूरा एक सेंटेंस लिख के आइए जिसमें आप यहाँ पे मेन बेस होना चाहिए कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, वो सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में 2 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले तो 10th में और 12th में लिखते थे वैसे ही कि भाई जो ऑडिटर है वो एंश्योर करेगा और सेटिस्फाई होना चाहिए कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली है।
सेकंड पॉइंट आप लिख के आएंगे कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी कैसे चेक करेगा ऑडिटर, कैसे जजमेंट लेगा। तो 2 पॉइंट है उसके अंदर, ठीक है। क्या है सर, सबसे पहला तो असेसमेंट करेगा वो अकाउंटिंग सिस्टम को एंड इंटरनल कंट्रोल को, और क्या करेगा, टैप करेगा, टेस्ट इंक्वायरी एंड प्रोसीजर, काम खत्म, सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट आ जाइए, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, 2 तो बड़े ही जनरल है, 2 तो बड़े ही जनरल पॉइंट है। सबसे पहला तो यहाँ पे ये 2 ही लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पास्ट पीरियड बेस है, 2 पॉइंट तो वैसे ही हो जाते हैं। ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट और हो जाएंगे, तो टोटल 5 पॉइंट हो जाएंगे। ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट कौन से, 1 पॉइंट तो वैसे ही 10th 12th में करते हैं वैसा ही बनाना। क्या है सर, डिसाइड करेगा ऑडिटर कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है या फिर नहीं। इसके बाद समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो है वो प्रॉपर्ली कंसीडर हो चुका है मैनेजमेंट के जजमेंट के अंदर, वो हम इंश्योर करेंगे। और तीसरा, जो भी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी देखी जो मैनेजमेंट ने बनाई है, ठीक है, सिलेक्ट करी है, वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, वो हम इवेल्युएट करेंगे, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडिटर के स्कोप के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूड। अभी हमने पढ़ा इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है, तो वो है सीआरपी। इंक्लूड के अंदर सीआरपी है, लेकिन इंक्लूड नहीं होती उसके अंदर 4 पॉइंट जनरल है, उसमें कोई यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है। 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, और काम खत्म। 4 पॉइंट जो हाईलाइट है उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ठीक है, वरना छोड़ देना है। याद करने के लिए जो हाईलाइटेड है उतना ही, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा अपने मॉड्यूल में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ऑडिटर जो है इज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो आउटसाइड द कंपेशन, आउटसाइड द कंपेटेंस ऑफ द, यहाँ पे लाइबिलिटी, जिन ऑडिटर के जितनी कंपेटेंस होती है उससे ज़्यादा वो यहाँ पे परफॉर्म करे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड द कंपेटेंस, यहाँ पे ये आप हटा दीजिए, ठीक है। अभी इतना ही याद रखेंगे, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड हिज कंपेटेंस। बस इतना ही सेंटेंस याद रखिए, फर्स्ट सेंटेंस कवर खत्म, ठीक है। कि भाई आपके पास में क्या कहा गया सर, ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो अपनी कंपेटेंस से आउटसाइड होके काम करे, ठीक है। कंपेटेंस के अंदर ही काम करना है, उससे आगे जाके काम नहीं करना है, वो उनकी स्कोप के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटी विच आउटसाइड फॉल हिज कंपेटेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑडिटर जो है कोई एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है ऑडिटर, ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन कर पाए। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं, ये सारी चीजें, तो ये कोई एक्सपर्ट का काम होता है, हम तो ऑडिटर है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, ये हमारे स्कोप के अंदर नहीं आता, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट, ठीक है, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट कहता है कि सर ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि हम डिटेल में सारी चीज़ों का पूछताछ करना, डिटेल में घुस जाना, ये हमारा काम नहीं होता है। हम केवल और केवल इंक्वायरी कर सकते हैं, एज एन ऑडिटर हम इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी का मतलब नॉर्मल पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन इन डिटेल हम काम नहीं कर सकते, वो हमारे कंपेटेंस नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे स्कोप के अंदर नहीं आता। तो ऑडिट जो है कभी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट की टीम होती है। अगर आपको कोई यहाँ पे फ्रॉड वगैरह दिखता है तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो एन ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास में आ जाता है कि जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो रीजनेबल एश्योरेंस देना है, मतलब कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप इस तरीके से लिखिए कि ऑडिट जो है, ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है, ये आप इस तरीके से लिखिए कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो ऑडिटर नहीं दे सकता। तो टोटल 4 पॉइंट आ जाता है कि ऑडिटर के जो आपके पास में ऑडिट के स्कोप के अंदर कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती, उसके अंदर 4 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे ऑडिटर होता है उनकी पास से एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता कि वो अपने ड्यूटी से बाहर जाके काम करें, नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड दिस कंपेटेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि वो एक्सपर्ट नहीं है इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तीसरा पॉइंट लिखना है कि ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, केवल और केवल इंक्वायरी कर सकते हैं, आप जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट, ऑडिटर कैन अनेबल, या आप लिख सकते हैं ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना उसके स्कोप के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो वर्ड आप इस तरीके से लिखिएगा कि ऑडिटर जो है इज नॉट एबल टू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। तो ये सही सेंटेंस लगेगा और प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी लगेगी, ठीक है। तो यही आप सेंटेंस लिख के यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये सेंटेंस हमें लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको लिख के आने और आपके पास में काम खत्म, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, आपके पास में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है।
सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कहता है कि कोई लालजी भाई करके पर्सन है जिन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा और उन्होंने जो है इसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस मान लिया। उन्होंने क्या मान लिया? एब्सोल्यूट एश्योरेंस मान लिया और इनके बेसिस पे उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लालजी भाई को कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, इसकी वजह से। अब यहाँ पे लालजी भाई ये कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने यहाँ पे काम किया था, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने एब्सोल्यूट एश्योरेंस मान लिया और हमें यहाँ पे लॉस हो गया, तो ये लॉस जो है वो ऑडिटर या फिर कंपनी हमें भरपाई करे, ऐसा लालजी भाई का कहना है। तो लालजी भाई को हम बता देते हैं कि सर कभी भी ऑडिट जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। अभी मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये सही सेंटेंस रहेगा, लीजिए ये आपका प्रूव भी हो गया कि ऑडिटर इज अनेबल, ऑडिटर इज नॉट एबल, इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑडिटर इज नॉट एबल टू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी ऑडिट में नहीं आएगा। रीजनेबल एश्योरेंस ही आता है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि हम 50% से ज्यादा गारंटी दे रहे हैं लेकिन 100% नहीं दे सकते। ठीक है, लॉस होगा तो वो आपके भरोसे, हमारे भरोसे नहीं है। तो यहाँ पे क्या लालजी भाई का कहना सही है कि वो लॉस जो है हुआ वो हमने एब्सोल्यूट एश्योरेंस मान के किया था, तो हमें लॉस का भरपाई होना चाहिए कंपनी के द्वारा। ये क्या सही है? आंसर इज नो, क्योंकि जब भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो समझ लेना रीजनेबल एश्योरेंस होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लालजी भाई का कहना क्या सही है? आंसर इज नो, ये सही नहीं है, क्योंकि ऑडिट जो है हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 क्या कहता है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से रीड कर सकते हैं 5 मिनट लेके, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 यहाँ पे ये कहता है कि कोई एक कंपनी है जहाँ के ऑडिटर है जोहा एंड जोहा फर्म करके, ठीक है, फर्म है वो एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि कंपनी को ट्राइब्यूनल्स की ओर से कुछ नोटिस मिला है, ठीक है, नोटिस में कुछ इन्होंने रेगुलेशन जो है फॉलो नहीं किया और उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगी वगैरह कुछ है, ठीक है, तो नोटिस मिला है। तो यहाँ पे कंपनी को नोटिस मिला और कंपनी ने जो है अभी तक रिप्लाई उनका नहीं किया है, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या वगैरह नहीं है। और उसी दौरान जो है ये फर्म जो ऑडिटर है उन्होंने देखा कि कंपनी को तो नोटिस मिला है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे कंपनी को पेनल्टी लगी है, कुछ यहाँ पे रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। तो ऑडिटर ने देखा कि भाई इसको तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्लूड करना चाहिए, मतलब कि हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो ओनर है, मतलब कि शेयर होल्डर है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटेंडेड यूज़र है, उनको बताना ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसी सारी चीज़ें जो है एज एन ऑडिटर आपको लिखनी पड़ती है ताकि हमारे जो इंटेंडेड यूज़र है, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, इनको पता चले। आपका काम वही होता है कि सही सही इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। ठीक है, तो कहता है कि ऑडिटर का यहाँ पे कहना है कि ये सारी चीज़ों को हमें जो है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन कहता है कि कंपनी यहाँ पे ये कह रही है कि आप जो है एक ऑडिटर है, आपका काम ये नहीं है, बियॉन्ड द स्कोप, आपके स्कोप के बाहर है, आप इसे इंक्लूड ना करें, ऐसा कंपनी का कहना है। अब आपको पूछा गया है कि क्या यहाँ पे कंपनी का कहना सही है या फिर ऑडिटर का? ऑडिटर क्या कह रहा है? ऑडिटर ये कह रहा है कि ये जो आपका पूरे का पूरा इवेंट है, ये जो भी आपकी घटना है, मैटर्स है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए। और ऑडिटर का ये कहना है। और कंपनी का कहना क्या है? कंपनी का कहना है कि ये जो मैटर है वो लिखना ऑडिटर का काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम इस पे छोड़ दीजिए, आप इससे बाहर हो जाइए। तो कौन सही है? तो सीधी सी बात है, ऑडिटर सही है, बिकॉज ऑडिटर के स्कोप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रॉपर डिस्क्लोजर करना वो हमारा काम है। स्कोप के अंदर आप पढ़ चुके हैं अभी CRP। सी से क्या था? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, या फिर एंटिटी। आर से रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और पी से क्या था? प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना जरूरी है, ये तो हमारे स्कोप के अंदर है। तो जो ये कंपनी का कहना है कि वो आपके स्कोप के अंदर नहीं है, तो वो कंपनी गलत बोल रही है, हमें तो इसे इंक्लूड करना ही होगा क्योंकि ये हमारे स्कोप के अंदर है। हमारा स्कोप कहता है कि सर ये सारी चीज़ों का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना जरूरी है, प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर हम करेंगे। इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 क्या कहता है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से रीड करके जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो सॉल्यूशन आप जो है इसे कंपेयर कर सकते हैं, अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इन सब के। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 के बारे में बता दूं ऊपर से। कहता है कि कोई नोएडा प्लांट में मतलब एक कंपनी है KT लिमिटेड, नोएडा के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि इनके प्लांट है जहाँ पे फायर अकर हो चुका है, ठीक है, ह्यूज फायर, आग लग गई, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया, इनके प्लांट जो है पूरे के पूरे खत्म हो गए। अब प्लांट में क्या क्या था? कहता है कि प्लांट में बिल्डिंग, मशीन और इन्वेंट्री था, जो भी सब कुछ जल गया, काम खत्म हो गया। तो इसका यहाँ पे वैल्यूएशन करने के लिए काफ़ी सारे वैल्यूअर और CA को भी रखा गया। CA को क्यों रखा गया? ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है वेरीफाई कर पाए, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, उसकी वैल्यू क्या थी, वो सारी चीज़ें के लिए CA को रखा गया। एक वैल्यूअर को रखा गया, इंश्योरर भी आ गए, ठीक है, कि कितना हमें इंश्योरेंस देना है, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग आ गए। वैल्यूअर आ गया कि वो असेट जल गया, उसकी वैल्यू क्या रही। इंश्योरेंस वाले आ गए कि भाई हमें कितना पैसा देना है। और CA को भी अपॉइंट किया गया कि CA जो है वो क्या करेगा? सर बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा, ठीक है। अब इसी दौरान ये जो घटना घट रही थी, सब अपना काम कर रहे थे, अचानक CA आया कंपनी के पास और CA बोल रहा है कि भाई मुझे तो अर्लियर रिपोर्ट भी चाहिए, मुझे भेजो,
ठीक है, मतलब कि पुराने जो रिपोर्ट आपके थे, ठीक है, वो भी मुझे दे दो पुराने साल के, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, सीए ने ऐसा कहा। तो यहाँ पे कहता है कि वुड द रिपोर्ट बाय सीए इज नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्या ऑडिट रिपोर्ट करना जो ये आपको कहा गया है कि जो भी जल गया उसके बारे में आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन करिए, क्या सीए पहले के जमाने के रिपोर्ट मांग सकता है? तो आंसर इज नो। अभी अभी हमने पढ़ा कि सर ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है, आपको जिस कारण से जिस वर्क के लिए अपॉइंट किया जाता है केवल और केवल आप वही वर्क कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल आप जो है इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए तो सीए को अपॉइंट क्यों गया, क्यों कहा गया है, क्यों करा गया है? तो सीए को अपॉइंट इसलिए करा गया है कि जो यहाँ पे हमारी असेट जल गई, ठीक है, उसके बारे में जो है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए थे, उसका वेरिफिकेशन बस कर दीजिए, उतना काम कर दीजिए और काम खत्म करिए। तो उसमें सीए तो बोल रहा है कि पुराने रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। अभी जो आपके पास में असेट है उसका ही तो वेरिफिकेशन करना है। तो आप एक तरीके से कहना चाहते हैं कि भाई सीए जो है क्या कर रहा है, सीए क्या कर रहा है, सीए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो कि स्कोप के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो क्या सीए ये रिपोर्ट्स मांग सकता है? आंसर इज नो। इन्वेस्टिगेशन इज अ नॉट इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन आप कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीए जो है इन रिपोर्ट को नहीं मांग सकता, क्योंकि इनको जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही अपॉइंट किया गया है। वो पर्पस है केवल और केवल वेरिफिकेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो जिसके लिए अपॉइंट किया गया वही काम करिए, उसके अलावा अगर आप काम करेंगे तो उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहेंगे और वो आपके स्कोप में नहीं आता, वो आप नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर, ठीक है। हाँ, उसके लिए अपॉइंट किया गया होता तो आप मांगते तो वो बात अलग है, तो आपके स्कोप में आ जाता। लेकिन आप जिसके लिए अपॉइंटेड हुए हैं उसके अलावा इन्फॉर्मेशन मांगना मतलब कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो जो आपके स्कोप में नहीं आता है, ठीक है, आपके स्कोप में नहीं आता है। तो 3 अंडरस्टैंडिंग थी, काम खत्म हो गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस कुछ होती है, देखिए ऑडिट जो है वो इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ही रीजनेबल एश्योरेंस देता है। अभी हमने एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 पढ़ा, जहाँ पे लालजी भाई ने भी हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझकर हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया, और जिनको लॉस हुआ वो लालजी भाई का कहना था कि ये लॉस जो है वो ऑडिटर या फिर कंपनी हमें भरपाई करे, क्योंकि उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही हमने जो है इसे डिसीजन लिया था। तो ये क्या सही थे? आंसर इज नो, क्योंकि जो ऑडिट होता है वो कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस के अलावा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता, मतलब कि ऑडिट केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण ये रहता है इनहेरेंट लिमिटेशंस। कुछ ऐसी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है जिसके कारण ऑडिट कभी भी आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है? तो ऐसे पॉइंट आपके यहाँ पे याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे स्टिकी नोट्स जो है वो डाल दिया। ये आपका की पॉइंट होगा, ठीक है, फ्यूचर फियाट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। जब भी आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पूछा जाए तो आपको याद रखना है फ्यूचर फियाट। जैसे कि हमने अभी स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इंक्लूड, इसमें हमने क्या याद रखा सर? टीवी में होता है टीआरपी, रुपीज़ में होता है एमआरपी, और हमारे ऑडिट के स्कोप में इंक्लूजन में होता है सीआरपी। सीआरपी कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ डेटा, मतलब कि इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और पी का प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सीआरपी। वैसे ही अगर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पूछा जाए तो फ्यूचर फियाट हमें याद रखना है। फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट में आपका हाईलाइटेड पॉइंट है उतना ही लिखना है, उतना ही याद रखना है, बाकी का सब कुछ छोड़ देना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पूरा ही रीड करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये लिखने के पर्पस के हिसाब से, क्वेश्चन या आंसर के पर्पस के हिसाब से आपको हाईलाइटेड ही याद रखना है, उसके अलावा याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्यूचर इवेंट सबसे पहले एफ मैंने कह दिया कि सर आपके पास में फ्यूचर इवेंट, ठीक है, फ्यूचर यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैंने एफ लिखा है, इसे मिटा के पूरे का पूरा लिख दीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर, ठीक है, हमारे की के हिसाब से ये जो फ्यूचर है वो ये वाला है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट का मतलब होता है ऐसे कई सारे फ्यूचर इवेंट्स हो जाते हैं जो हमारी एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होने से रुक जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास में कोविड-19। जब कोविड-19 आया तो उसके बाद क्या हो गया, हमारे कई सारे बिजनेस जो है देश के अंदर वो बंद हो गए, ठीक है। तो ये एक तरीके का फ्यूचर इवेंट ही है, मतलब कि कोविड से पहले कौन जानता था कि बिजनेस जो है बंद भी हो सकता है, बड़े अच्छे खासे चलने वाले बिजनेस भी बंद हो गए। ये आपके पास में एक एग्जाम्पल रहता है फ्यूचर इवेंट का, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर इवेंट एडवर्सली अफेक्ट करे एंटिटी को, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होने से रुक जाए, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर फियाट, एफ से मेरा मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफ, ठीक है। इसमें आपको इतना ही लिखना है जितना हाईलाइटेड है। कहता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ये तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन का काम किसका है सर? मैनेजमेंट का, ठीक है। और जजमेंट जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं
सब्जेक्टिव एंड कहता है उसमें अनसर्टेनिटी भी होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक तो सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है, ये दिक्कत वाली बात होती है, जिसके कारण आपके पास में ऑडिटर जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि खुद जजमेंट जो है वो मैनेजमेंट ले रहा है, वो मैनेजमेंट को खुद पता नहीं है कि ये क्या जजमेंट वर्क करेगा, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी होती है और उसके हिसाब से हमें जजमेंट लेने होते हैं। तो अगर मैनेजमेंट जो जजमेंट ले रहा है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, अब मैनेजमेंट खुद जजमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देख के हम कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दें, हम तो रीजनेबल ही देते हैं। ये कारण एक आपका रहता है, कहता है कि सबसे पहले तो हम पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि जो जजमेंट होता है, जजमेंट इन्वॉल्व होता है, वो सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेनिटी भरा हो सकता है। और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि इसका कारण ही वही है कि हम ऑडिटर जो है क्या करता है सर, रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं दे सकता। 3 पॉइंट लिखने हैं, काम खत्म। इसके बाद यहाँ पे सेकंड अब आ जाइए, फियाट। एफ से मेरा काम हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई से मेरा मतलब है इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, बस इतना ही याद रखना है। और आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इतना ही, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, बस इतना ही पॉइंट याद रखना है, काम खत्म। ठीक है, फ्यूचर फियाट। ए से मेरा मतलब क्या है सर, ऑडिट प्रोसीजर। ए से मेरा मतलब है ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑडिट प्रोसीजर जो है करने का काम किसका है सर, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर करता है ताकि वो क्या कर सके तो ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है कि ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसीजर करता है, तरह तरह के परफॉर्म करता है। बेसिकली ऑडिटर जो है परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला पॉइंट खत्म। सेकंड यहाँ पे कहता है कि सर इसके कारण ऑडिट प्रोसीजर ये हम करते हैं और हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं, लेकिन इसमें दो तरीके की लिमिटेशन है। सबसे पहली प्रैक्टिकल लिमिटेशन है और दूसरी लीगल लिमिटेशन है। ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन और लीगल लिमिटेशन। सेकंड पॉइंट आपका खत्म। सेकंड पॉइंट में आपको इतना ही बताना है कि दो लिमिटेशन देखने को मिलती है हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें, प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट खत्म हुए। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे प्रैक्टिकल लिमिटेशन का मतलब क्या है, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे लीगल लिमिटेशन का मतलब क्या है, और काम खत्म। 4 पॉइंट लिखने हैं इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो आपने लिखा कि भाई ऑडिटर जो है परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर ताकि हम ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन कर पाए, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन तो करेंगे लेकिन उसमें दो तरीके की लिमिटेशन है, एक कहता है कि प्रैक्टिकल है, दूसरा लीगल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन में आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के आएंगे, प्रैक्टिकल लिमिटेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग बाय सैंपल। जैसे कि ऑडिटर जो है वो सारे के सारे जो है सारे के सारे जो सैंपल्स है, सारे के सारे जो यूनिट है वो चेक नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि फैक्ट्री में कंपनी लेवल पे काफ़ी सारे यूनिट बनते हैं, करोड़ों। ठीक है, एक एक यूनिट को चेक करना संभव नहीं है, हम तो सैम्पलिंग करते हैं। आप आगे के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, हम तो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग किया जाता है, सैम्पलिंग के बेस पे ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि बाकी के यूनिट भी ऐसे ही होंगे और काम खत्म किया जाता है। तो एक तरीके की लिमिटेशन है कि जो सैंपल है उसी तरीके से हम मान के चलते कि बाकी के भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पलिंग जो है एक तरीके का प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जाम्पल लिखा है ना, थर्ड पॉइंट खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन इज लाइक सैम्पलिंग, टेस्टिंग बाय सैम्पलिंग। ठीक है, इस तरीके से लिख के आइए, थर्ड पॉइंट खत्म। फोर्थ पॉइंट में आप लीगल लिमिटेशन का मतलब समझाया कहेंगे। लीगल लिमिटेशन में आपको सिंपली यही लिखना है कि लीगल लिमिटेशन का मतलब होता है कि ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑडिट वर्क के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट के पास से ही लेना है, क्योंकि मैनेजमेंट का बिजनेस चल रहा है तो उन्हीं के पास से हमें इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे लीगल लिमिटेशन ये आती है कि मैनेजमेंट हो सकता है हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक तरीके की लीगल लिमिटेशन है कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है सर, गलत बन सकता है। ठीक है, तो ये एक लीगल लिमिटेशन है जो हमारा काम नहीं है, हम तो यहाँ पे मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली आपका ऑडिट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लिखने हैं आपको ऑडिट प्रोसीजर के अंदर। सबसे पहला तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिटर ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन तो करेंगे लेकिन दो लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल और लीगल। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एक एग्जांपल टेस्टिंग बाय सैंपल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम लीगल लिमिटेशन का एग्जांपल देंगे। ठीक है, क्या है एग्जांपल, मैनेजमेंट हो सकता है पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। ठीक है, काम खत्म। तो फ्यूचर फियाट, फ्यूचर से फ्यूचर इवेंट हो गया, एफ से क्या हो गया सर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई से इन्वेस्टिगेशन, ए से ऑडिट प्रोसीजर और टी से टाइमलीनेस। टी से क्या है, टाइमलीनेस। टी से टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वक्त चलते उसका रेलिवेंस खत्म हो जाता है। अब ये आप यहाँ पे देख लीजिए 10 साल पहले की कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका रेलिवेंस आज कुछ भी ना हो सकता है उसका रेलिवेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि रेलिवेंस जो है वो ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिक्रीज ओवर द टाइम, टाइम जैसे चलता जाता है उसका रेलिवेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही पॉइंट लिख के आएंगे, काम खत्म। टोटल आपके पास में 5 पॉइंट है। इनहेरेंट लिमिटेशन पूछा जाए तो फ्यूचर फियाट। ठीक है, फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इवेंट।
ठीक है। फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इवेंट, एफ से मेरा मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। आई से मेरा मतलब इन्वेस्टिगेशन, ए से ऑडिट प्रोसीजर और टी से टाइमलीनेस। काम खत्म, काम खत्म, ठीक है। ये लीजिए मैंने आपको की पॉइंट भी बता दिया और कितना याद करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर ऑडिटर ऑडिट वर्क तो करता है लेकिन कंपनी के जो ओनर है, ठीक है, यूजर्स है, ठीक है, काफ़ी सारे पर्सन, शेयर होल्डर वगैरह हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह हो गए, उनको उन पे जो है विश्वास नहीं आता। काम जो ऑडिटर वर्क कर रहा है उन पे कुछ विश्वास नहीं है, हमें लग रहा है कि कोई ना कोई गलती है। तो क्या किया जाता है कि एक्सटर्नली एक ऑडिटर को और अपॉइंट किया जाता है स्पेसिफिकली यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए, ठीक है। तो एक स्पेसिफिकली ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, हालांकि एक ऑडिटर तो है ही लेकिन एक और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो चेक करे और बताए कि क्या ये हमारा जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या फिर अंदर कुछ गलतियां हो रही है, ठीक है, फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नली जो हमारा ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है और उसकी रिपोर्ट बना के इंटेंडेड यूजर को प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो भी यूजर्स ने उन्होंने अपॉइंट किया था वो लोग, इंटेंडेड यूजर का मतलब होता है गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। इंटेंडेड यूजर मतलब कि जो थर्ड पार्टी है जो कंपनी से रिलेट करती है, ठीक है, वो इंटेंडेड यूजर हो गए। तो उनको यहाँ पे रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। इतना सिंपल सा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे। एमसीक्यू में हो सकता है पूछ लिया जाए, बाकी क्वेश्चन नहीं आ सकते। अच्छा, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेनिफिट क्या रहते हैं ऑडिट के, ठीक है। ऑडिट क्यों जरूरी है, नीड पूछी जा सकती है या फिर बेनिफिट, दोनों का आंसर सेम है। नीड का है, बेनिफिट का है, दोनों का मतलब एक ही है। ऑडिट का नीड बताइए, ऑडिट का बेनिफिट बताइए, तो आपको आंसर ये लिखना है। टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर तक का ही आता है मैक्सिमम, जनरली देखा गया है, ठीक है, 4 नंबर तक का। तो 4 पॉइंट लिखने होते हैं लेकिन हम सातों के सातों पॉइंट याद रखेंगे। एग्जाम में आप कोई भी 5 पॉइंट लिख के आइएगा शेफर साइड, ठीक है। और सातों साथ लिख सकते हैं तो बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। वैसे भी पूरे नंबर ही मिलते हैं, 5 पॉइंट भी लिख के आएंगे तो, लेकिन 7 लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन ही अलग होगा, ठीक है। चलिए, तो बेनिफिट के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टिकी नोट्स चिपका रखा है, आप देख लीजिए, वो नोट भी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक रूल बना रखा है, एक सेंटेंस बना रखा है कि मैंने देखा है कि सर एचडीएफसी बैंक का काम बहुत बढ़िया हो चुका है, ठीक है, और बहुत बढ़िया हो चुका है। तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि सर एचडीएफसी का काम बढ़िया क्यों है, क्योंकि एचडीएफसी कहता है कि हाई मॉरल चेक, वो अपने जो इंटरेस्ट है, अपने एम्प्लॉयज जो है उनके सेफ गार्ड के लिए, इंटरेस्ट सेफ गार्ड के लिए एकदम से मॉरल चेक मतलब कि उस पर ध्यान बराबर रखते हैं, हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट। ये एक तरीके का सेंटेंस बना रखा है ताकि हम अपने जो 7 पॉइंट्स है इस पे बेस बना सके। तो क्या कहा मैंने सर, एचडीएफसीज हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, ठीक है, हाई मॉरल चेक फॉर द सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, एचडीएफसीज हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे, इसी पे ही 7 पॉइंट बन जाएगा। एच से मेरा 1 पॉइंट बनेगा, डी से 1, एफ से 1, सी से 1, हाई से 1, मॉरल चेक से 1 पॉइंट बन जाएगा और सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट से 1 पॉइंट बन जाएगा। टोटल 7 पॉइंट बनेगा। एक के बाद एक मैं बताता हूँ, मैंने आपको साइड में लिख रखा है, आप भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले एच, जो मैंने पहले कहा, एचडीएफसीज हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, ये याद रखेंगे। तो एच से मेरा मतलब है हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे हेल्पफुल होता है कि हम अगर ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देते तो गवर्नमेंट उसे देख लेता है कि भाई हमें टैक्स लायबिलिटी हमें कितनी ले लेनी है, इनके पास से टैक्स अमाउंट कितना लेना है कंपनी के पास से, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद सी से एच डी, डी ये वाला डी, डी से मेरा मतलब है डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसीज होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर का काम ही वही होता है कि हम ऑडिट वर्क करें और जो भी गलतियां हैं वो हमें फाइंड आउट करें, ठीक है। एच डी एफ, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब जो भी फ्रॉड एंड एरर या फिर जो भी है उसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें हम देख ही सकते हैं। एच डी एफ सी, सी का मतलब है क्रेडिट पॉलिसी। आप जनरली देखिए कि आपको लोन वगैरह चाहिए होता है ना, तो आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक भी यही कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवा के आइए, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही ऑडिट हो जाते हैं बैंक को यहाँ पे श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ जी ओवरऑल सारी चीज़ें सही है, उसके बाद ही हम आपको जो है क्रेडिट दे पाएंगे। तो क्रेडिट डिसीजन के लिए भी बैंक वगैरह को हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा तो बैंक जो है लोन देती ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कंपलसरी करवाने के लिए ही बोलती है, तभी आपको जो है लोन दिया जाता है। तो HDFC इज हाई मॉरल चेक, ठीक है। तो हाई का मतलब है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटिंग होगा तो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, ठीक है। हाई मॉरल चेक, मॉरल चेक का मतलब आपका बेसिकली आपके एम्प्लॉय के ऊपर एक तरीके से सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं कि उसके एम्प्लॉय के ऊपर जो है अच्छे से वर्क हो पाए, उस तरीके से काम हो पाएगा, ठीक है। ऑडिट का मतलब डर बना रहेगा एम्प्लॉय को कि हम प्रॉपरली काम करें, कोई भी फ्रॉड ना करें, कोई भी एरर ना करें, ठीक है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट क्या था, HDFC हाई मॉरल चेक फॉर दिस सेफ गार्ड द इंटरेस्ट। सेफ गार्ड द इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे थर्ड पार्टी रिलेटेड पर्सन है, मतलब कि आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं, उनके सेफ गार्ड के लिए भी ऑडिट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो ऑडिट उसे पकड़ लेगा और जो हमारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, बैंक्स है, उनके लिए हेल्पफुल होगा,
ठीक है। तो जितना हाईलाइटेड है उतना ही याद रखना है, उस पर खुद से सेंटेंस बनाना है, कुछ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हाईलाइटेड है उतना हाईलाइट कर लीजिए, इतना ही पढ़ना है, खुद से सेंटेंस बना के आना है, ठीक है। बस ये वर्ड जो हाईलाइटेड है वो एज इट इज लिख के आना, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड कर दिया, HDFC हाई मॉरल चेक फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट। एच से मेरा मतलब है क्या है सर, हेल्प टू गवर्नमेंट। डी से एफिशिएंसी, एफ से फ्रॉड और एरर, सी से क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट डिसीजन आप कह सकते हैं। हाई का मतलब हाई आपके पास में क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय और सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट। काम खत्म, 7 पॉइंट खत्म। कोई भी 5 याद हो जाते हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या ऑडिट मैंडेटरी है या फिर वॉलंटरी? तो मैं बता दूं सर, ऑडिट कभी भी मैंडेटरी नहीं होता, वो वॉलंटरी ही एक्ट है। लेकिन कई कबार क्या होता है कि आप कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग एक्ट है, तो अगर एक्ट कहता है, लॉ वगैरह कहता है कि आपको ऑडिट कंपलसरी करना पड़ेगा तो कंपलसरी बनता है, बाकी वो वॉलंटरी एक्ट ही है। इस पे कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, इस पे एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है कि ऑडिटर जो है, ठीक है, उसे कौन अपॉइंट करता है? तो ये लॉ का है, यहाँ पे लॉ का ये पॉइंट है, ठीक है, लॉ के अंदर पढ़ते हैं आप ये पॉइंट। यहाँ पे तो ऐसे ही दे रखा है कि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। तो सर मैं बता दूं कि ऑडिटर को ओनर अपॉइंट करते हैं, जो भी ओनर होगा वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। अब जैसे कि ओनर कौन होता है सर, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को एजीएम के अंदर। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अंदर CNAG अपॉइंट करता है। मतलब कि मैं कह दूं कि सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, और गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अंदर CNAG अपॉइंट करेगा। बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। काम खत्म हो गया, वो पॉइंट खत्म। इसके बाद कहता है कि सर ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अब ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसे सबमिट किसको करवाना है? तो सबमिट उसको ही करवाएंगे जिन्होंने अपॉइंट किया है। मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कौन अपॉइंट करता है? CNAG। तो ये रिपोर्ट CNAG को दे दो, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर है तो, ठीक है। और कहता है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे आप किसको देंगे रिपोर्ट? जो जिसने आपको अपॉइंट किया। अपॉइंट किसने किया? शेयर होल्डर ने। तो शेयर होल्डर को ये रिपोर्ट आप सबमिट कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। इतना ही रीड करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4, यहाँ पे ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर है कि कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपॉइंट करती है एक यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे JJN कंपनी है, उनको अपॉइंट किया गया एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुए, मतलब कि ऑडिटर एज अपॉइंट हुए, ठीक है, ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हुए। तो ऑडिटर ने अपना काम शुरू कर दिया ऑडिट करने का। उन्हें सारी की सारी वेरिफिकेशन करी, इंटरनल कंट्रोल को देखा, सब कुछ सही है। इसके बाद वेरिफिकेशन किया, परचेज जो है वो सेल बिल है, परचेज है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों को जो है वेरीफाई किया। और कहते हैं कि वेरीफाई करने के बाद वो सेटिस्फाई हो गए कि सारी की सारी चीज़ें बराबर है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बराबर है। और उन्होंने ओपिनियन दे दिया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है सर, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है सभी की सभी चीज़ें जो है हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देखने को मिली है। अब कहता है कि लेटर ऑन देखने को मिला कि यहाँ पे कुछ हुआ यूं कि उनके एक मैनेजर है कंपनी के, वो क्या करते थे, परचेज जो बिल है वो गलत बनाते थे और पैसा खा जाते थे, ठीक है, और पकड़े गए। फेक परचेज जो है वो बनाते थे, फेक परचेज करके वो पैसा अपने अंदर उतार लेते थे, मतलब खा जाते थे, ठीक है, फ्रॉड करते थे बेसिकली। तो यहाँ पे पता चला, तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि भाई ये तो कैसा ऑडिटर है, ये ऑडिटर की गलती की वजह से हमारा देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया, वो फ्रॉड को पकड़ नहीं पाए, तो ये सारी गलती ऑडिटर की है, ये कंपनी का कहना है। तो क्या यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या ये सही व्यू है, क्या यहाँ पे कंपनी की गलती है? तो आंसर इज नो। देखिए यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, हमने पढ़ा कि इनहेरेंट लिमिटेशन फ्यूचर फियाट, फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर फियाट यहाँ पे लिख के मैं आपको बताता हूँ क्या हमने याद रखा है सर, फ्यूचर फियाट, ठीक है। फ्यूचर से फ्यूचर इवेंट, एफ से मेरा मतलब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई से इन्वेस्टिगेशन, ए से क्या था सर, ए से आपका ऑडिट प्रोसीजर और टी से टाइमलीनेस। आपने यहाँ पे देखा था सर आई से इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब हमारा काम कोई इन्वेस्टिगेशन का तो है नहीं कि हम एक एक चीज़ को अंदर से देख के आए कि भाई कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है और हम जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है। ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और इवन काफ़ी सारी इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें तो डिटेल में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कि नहीं जी, ऑडिटर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो सारी चीज़ें परफेक्टली की है। देखिए उनका काम तो उन्होंने पूरा का पूरा किया है, इंटरनल कंट्रोल को देखा, सारी की सारी चीज़ों को वेरिफिकेशन किया, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने फ्रॉड इस तरीके से किया था कि पकड़े नहीं गए, ठीक है। लेकिन एज एन ऑडिटर क्या उन्होंने पूरी की पूरी जवाबदारी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या पूरी की? आंसर इज यस, पूरी की। तो उनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से किया था। हम यहाँ पे लिख के आएंगे कि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से ऑडिट करने पे भी ये फ्रॉड पकड़ा नहीं गया, ठीक है। यह आपके पास में आंसर बन जाता है, काम खत्म, ओके। इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से इस बार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। ये एग्जाम में आ सकता है, इस पे MCQ आ सकता है या फिर पूरा क्वेश्चन आ सकता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट,
ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट कहता है कि मीनिंग बताइए और उसके एलिमेंट्स बताइए। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में भी ऐड कर दिया है, ठीक है, स्टिकी नोट्स में, ताकि हमारे रिवीजन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे ये फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से ये एग्जाम्पल हमने किया था। ये एग्जाम्पल आप करते ही आपका जो है पूरे का पूरा काम खत्म हो जाएगा, बड़े आराम तरीके से ये काम हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे तो पूरे का पूरा मीनिंग और एलिमेंट दोनों ही सब कुछ खत्म हो जाएगा इस एग्जाम्पल के द्वारा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सर कि कोई एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए को लोन चाहिए। मिस्टर ए को क्या चाहिए सर? लोन चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर ए को लोन चाहिए थी, तो मिस्टर ए कहाँ गए सर? मिस्टर ए जो है वो बैंक के पास गए। बैंक है HDFC। HDFC हमें बहुत पसंद है। HDFC बैंक हमें जो है बहुत पसंद है, क्योंकि HDFC हमें बहुत हेल्प कर रहा है। हमें ये एग्जांपल समझने में भी HDFC हेल्प कर रहा है। हमने अभी HDFC पे ऊपर जो है हमने एक क्वेश्चन को भी हमने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया। याद करिए कौन सा है? HDFC हाई मॉरल चेक फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट। किसका ये न्यूमोनिक है? किसका की पॉइंट है? याद करिए, बेनिफिट्स का, ठीक है। ऑडिट के बेनिफिट्स का ये न्यूमोनिक है, HDFC हाई मॉरल चेक फॉर द सेफगार्ड द इंटरेस्ट। तो HDFC में बहुत हेल्प कर रहा है, तो हमने यहाँ पे HDFC का ही नाम ले लिया, ठीक है। ये एग्जांपल है बेसिकली, यहाँ पे कुछ याद रखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। तो मिस्टर ए को लोन चाहिए थी, तो वो किन के पास गए सर? HDFC बैंक के पास गए, ठीक है। और वहाँ पे जाके बोले कि सर हमें लोन चाहिए। तो HDFC ने कहा ठीक है, हम लोन तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोन तो हम देंगे, क्योंकि हम उसी के लिए तो बैठे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपको लोन देंगे। मिस्टर ने कहा हाँ जी ठीक है, देखिए लोन आप दीजिए, इंटरेस्ट में पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो HDFC वालों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, कुछ प्रूफ लेके आइए, एक काम करिए आप ITR लेके आइए, इनकम टैक्स रिपोर्ट, ठीक है, ITR लेके आइए। मिस्टर ए लेके आ गए। मिस्टर ए ITR लेके आए और HDFC बैंक वालों को दे दिया। HDFC बैंक वालों ने ITR देखा तो क्या देखा कि सर ITR जो है वो ऑडिटेड तो है नहीं, सर्टिफाइड तो है नहीं, ठीक है। और मैंने अभी कहा कि अगर आपका जो भी प्रूफ होता है, आपको अगर लोन चाहिए होती है बैंक से, तो वो प्रूफ को जो है सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। आप अपने जो फैमिली में कोई किसी को भी लोन चाहिए तो आप वहाँ से पूछ लीजिएगा, आपको जो है CA के पास से सर्टिफाइड करवाना पड़ता है वो चीज़ को, ठीक है। ऐसे ही लोन नहीं मिलता, ओके। तो छोटी मोटी लोन है तो बात अलग है, बाकी सर्टिफाइड करवाना पड़ता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने भी लोन की डिमांड करी थी और ITR जो है HDFC को दिया। HDFC ने देखा कि भाई ITR तो सर्टिफाइड है ही नहीं, तो HDFC ने ये ITR वापस जो है किसको दे दिया? मिस्टर ए को, और बोला कि एक काम करिए, आप एक काम करिए, ITR को जो है सर्टिफाइड करवा के आइए, ITR को सर्टिफाइड करवा के आइए, ठीक है जी। तो मिस्टर ए जो है बोले कि भाई सर्टिफाइड कैसे होता है? HDFC बैंक ने कहा कि ये सर्टिफाइड जो है केवल और केवल CA इन प्रैक्टिस कर सकता है। आप कोई भी CA इन प्रैक्टिस के पास जाइए और उन्हें कहिए कि ये सर्टिफाइड कर दें। तो मिस्टर एक जो है ITR लेके एक CA इन प्रैक्टिस के पास चले गए, CA इन प्रैक्टिस, ठीक है, और उनको बोला कि भाई ये हमारा ITR है, प्लीज़ आप इसे क्या कर दीजिए? सर्टिफाइड कर दीजिए। तो CA इन प्रैक्टिस ने क्या करा सर? वो पर्सन ने ITR लिया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स में चेक करी, सारी की सारी चीज़ों को वेरीफाई किया और कर दिया वेरीफाई, ठीक है, और साइन कर दी कि हाँ जी ये बिल्कुल सेम है। और ये ITR जो है वो क्या हो गया सर? अब ITR ट्रू ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कि ITR को सर्टिफाई करके HDFC को वापस दे दिया गया। HDFC ने देखा और लोन प्रोवाइड कर दी। इतना सा कहानी था। तो कहानी मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार, सर मिस्टर ए को लोन चाहिए थी, HDFC बैंक में गए, लोन चाहिए था, तो HDFC ने क्या कहा? सर ITR लेके आइए। मिस्टर ए ने ITR तो दिया, लेकिन HDFC ने देखा कि सर ITR तो सर्टिफाइड था ही नहीं। तो HDFC ने कहा कि भाई आप एक काम करिए, CA इन प्रैक्टिस, कोई भी किसी भी पर्सन CA इन प्रैक्टिस के पास जाइए और ITR को सर्टिफाई करवा के आइए। तो मिस्टर ए गए CA इन प्रैक्टिस के पास और उन्होंने क्या किया सर? ITR को सर्टिफाइड करवा लिया और HDFC को दे दिया। HDFC ने क्या किया सर? लोन प्रोवाइड कर दिया, काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानी में जो भी पात्र है, ठीक है, उसके नाम जान लीजिए। मिस्टर ए जिनको लोन चाहिए था उनको हम कहते हैं सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब होता है कि जो यहाँ पे इंटेंडेड है, ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब होता है कि जो यहाँ पे प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रूफ प्रोवाइड करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जो यहाँ पे ITR जो है प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? मिस्टर ए, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनके बेनिफिट के लिए यहाँ पे CA इन प्रैक्टिस सर्टिफाइड करता है, वो पर्सन होता है यहाँ पे, बेसिकली मैंने यहाँ पे बैंक का एग्जांपल लिया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटेंडेड यूजर, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो जो भी प्रूफ होता है उसे सर्टिफाइड करवा लेते हैं इंटेंडेड यूजर लोग, ठीक है। इंटेंडेड यूजर लोग क्या करते हैं सर? वो प्रूफ को सर्टिफाइड करवाने के लिए कहते हैं, ताकि हम आज पैसा दे रहे हैं तो कल जो है तुम भाग ना जाओ, तुम्हारी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही है, वो हमें प्रूफ चाहिए, तो आप CA इन प्रैक्टिस के पास जाइए और प्रूफ करके आइए,
ठीक है। तो HDFC को हमने क्या किया सर, इंटेंडेड यूजर, जो प्रूफ लेने वाला है, ठीक है, जिसके बेस पे उसे डिसीजन लेना है कि हम लोन दें या फिर ना दें, उसे हम कहते हैं इंटेंडेड यूजर। अच्छा, जब सबसे पहली बार ITR विदाउट सर्टिफाइड जब आया था, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब कि HDFC बैंक जो है वो लोन किसके बेस पे दे रहा है, ITR के बेस पे। तो ITR को हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। लेकिन वो ITR सर्टिफाइड नहीं था, तो हमने क्या कहा सर, CA इन प्रैक्टिस के पास जाइए और सर्टिफाइड करवा के आइए। तो जैसे वो सर्टिफाइड हो जाता है और उसके बेस पे लोन प्रोवाइड की जाती है, तो वो चीज़ बन जाती है ITR ट्रू ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि अब वो ट्रू ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके बेस पे हमने लोन प्रोवाइड किया है, जिसके बेस पे हमने डिसीजन लिया है, ठीक है। यहाँ पे CA इन प्रैक्टिस को ध्यान रहे सर, प्रैक्टिशनर कहा जाता है। CA इन प्रैक्टिस को प्रैक्टिशनर किया जाता है। देखिए वर्ड ध्यान रखेगा, एक वर्ड होता है ऑडिटर और एक वर्ड होता है CA इन प्रैक्टिस। देखिए ऑडिटर का मतलब होता है जो कंपनी में एज आपको जो है वर्क कर रहे हैं। CA इन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपना अलग ही काम कर रहा है, ठीक है। जो कंपनी में ज्वाइंट हो जाता है, मतलब कि एज एन ऑडिटर वर्क करते हैं, वो कभी भी एज ए प्रैक्टिशनर वर्क नहीं कर सकते, मतलब कि उसे CA इन प्रैक्टिस नहीं कहा जाता। CA इन प्रैक्टिस वो लोग होते हैं जो कंपनी से नहीं, अपने सेपरेटली ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपना ऑफिस बना के रखते हैं ना, वो CA इन प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर CA इन प्रैक्टिस नहीं होता। CA इन प्रैक्टिस एक बड़ा टर्म है, ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑडिटर जो है वो एश्योरेंस नहीं दे पाता, ठीक है। ऑडिटर कंपनी से रिलेटेड काम करता है, एश्योरेंस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझ आ गया। मिस्टर ए कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। HDFC कौन है, इंटेंडेड यूजर। CA इन प्रैक्टिस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं सर, प्रैक्टिशनर। ITR एक सब्जेक्ट मैटर जिसके बेस पे लोन देने का वादा किया गया। ITR सर्टिफाइड हो गया, जिसको HDFC ने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही है, तो उसके बेस पे लोन दे दिया। तो ये जो हमारा है उसे हम कहते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। अब आइए आप धीरे धीरे पढ़िए मीनिंग। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है सर, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग होता है एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर। अब आपको एक एक वर्ड समझ आएगा। प्रैक्टिशनर मतलब कि हमारे एग्जांपल में जो CA इन प्रैक्टिस है उसे ही प्रैक्टिशनर कहा जाता है, लेकिन लैंग्वेज हमें प्रैक्टिशनर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन, ठीक है, डिजाइन टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए वो अपना कंक्लूजन देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में क्या है सर, CA इन प्रैक्टिस ने कंक्लूजन दिया कि ITR बिल्कुल सही है, और HDFC ने ये देखा और उन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि अब हम लोन दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। इसके बाद कहता है अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी के अलावा जो पार्टी है जिसे हम इंटेंडेड यूजर कहते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। कहता है कि मेजर ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ITR और क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे ही वो अपना सर्टिफाइड कर देगा, वो सब्जेक्ट मैटर क्या बन जाएगा सर, क्राइटेरिया बन जाएगा, और काम खत्म। इसे ही हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो CA इन प्रैक्टिस देता है, प्रैक्टिशनर जिसे हम वर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान रहे सर, एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन देता है सर, प्रैक्टिशनर देता है, ऑडिटर नहीं देता, ठीक है। ऑडिटर नहीं दे सकता क्योंकि वो कंपनी से जुड़ चुका है, वो अब यहाँ पे CA इन प्रैक्टिस नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एलिमेंट्स पूछे जाते हैं। जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया वही एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले 3 पार्टी होती है, तो 3 पार्टी कौन सी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, काम खत्म। एक एक बार ये रीड कर लेना सर। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताई गई जो मैंने अभी कहा कि सर जो ऑडिटर है वो एक छोटा टर्म है, प्रैक्टिशनर एक बड़ा टर्म है, ठीक है। प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर, क्योंकि प्रैक्टिशनर हर एक वो काम कर सकता है जो यहाँ पे स्कोप के अंदर आते हैं, लेकिन ऑडिटर एश्योरेंस एंगेजमेंट का काम नहीं कर सकता, ठीक है। CA इन प्रैक्टिस जो है वो ऐसे सर्टिफाइड कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ऑडिटर नहीं कर सकता। ऑडिटर बन चुका है अपने कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, थर्ड पॉइंट आपके पास में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और फिफ्थ पॉइंट आपके पास में आ जाता है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। इसमें सिर्फ ऊपर से नाम याद रखने चाहिए, ठीक है। इसमें तो 3 पार्टी होती है, 3 नाम आप लिख लेंगे, काम खत्म। इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर के हेडिंग याद रखने कि 3 पार्टीज होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, क्राइटेरिया होता है, और इससे रिलेटेड हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेके हम क्या करते हैं सर, एक रिटन एश्योरेंस देते हैं हम, मतलब कि प्रैक्टिशनर। अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है हमारे पास लेके आओगे, मतलब कि प्रैक्टिशनर के पास लेके जाओगे और कहोगे कि सर सर्टिफाइड करवाना है, तो वो क्या करेगा सर, वो चेक करेगा, इससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करेगा और फिर रिटन एश्योरेंस देगा कि हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इंटेंडेड यूजर जो है इनके साथ जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटेंडेड यूजर कौन था हमारे एग्जांपल में, HDFC बैंक, ठीक है। यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, बस यही चीज़ है, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि सर ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ऑडिट का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट का मतलब क्या होता है सर, ऑडिट का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस, और रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए, रीजनेबल एश्योरेंस सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं,
सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस सबसे पहला एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है जिसे हम कहते हैं 100% गारंटी, 100% गारंटी। दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे आता है रीजनेबल एश्योरेंस। दिस रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है 50% से तो ज़्यादा लेकिन 100% से कम गारंटी हम देते हैं। 100% गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ रीजनेबल का मतलब होता है आप 99%, 90% इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है। हम जनरली बोलते हैं ना कि 99% मैं गारंटी दे रहा हूँ लेकिन 100% नहीं दे रहा हूँ, तो वो रीजनेबल एश्योरेंस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब होता है नियरली 50% लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस से कम, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है लिमिटेड। और चौथा आपके पास में आ जाता है एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी हमने जो पढ़ा ये एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट ये चौथे नंबर का जो है एश्योरेंस होता है। तो सबसे हाईएस्ट एश्योरेंस कौन प्रोवाइड करे, कौन सा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सेकंड नंबर पे आता है रीजनेबल, थर्ड नंबर पे आता है लिमिटेड और फोर्थ नंबर पे आता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो रीजनेबल और लिमिटेड के बारे में बात करें तो कौन बड़ा है सर, रीजनेबल एश्योरेंस बड़ा है, लिमिटेड एश्योरेंस जो है छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर, रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस की बात करें, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, हाई लेवल। लिमिटेड की बात करें तो सर ये लोअर देन एश्योरेंस, कौन सा सर, रीजनेबल, रीजनेबल से लोअर है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि एकदम लोअर लेवल, नहीं, लोअर लेवल नहीं है लेकिन रीजनेबल से लोअर है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये डिफरेंस पूछा जाए तो वर्ड इसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि लोअर देन रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस वो एश्योरेंस होता है जो लोअर देन रीजनेबल एश्योरेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक जो प्रोसीजर होता है वो एकदम डिटेल काम किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है और एविडेंस को ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन लिमिटेड की बात करें तो रीजनेबल की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, ठीक है, रीजनेबल की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो ऑब्टेन किया जाता है रीजनेबल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, लिमिटेड कंक्लूजन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है सर रीजनेबल एश्योरेंस, यहाँ पे एग्जांपल है लिमिटेड एश्योरेंस, वही नाम जो है वो यहाँ पे एग्जांपल बन चुके हैं, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सर एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो फ्यूचर बेस है, और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो पास्ट बेस है। फॉर एग्जाम्पल परचेज, तो परचेज का मतलब क्या होता है सर, पहले ऑलरेडी परचेज हो चुकी है, सेल हो चुकी है, जिसका हम आज चेक कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, ये चीज़ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता, एमसीक्यू वगैरह हो सकता है। इसके बाद क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इसमें आप सिंपली अपने तरीके से ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए, इतना ही लिखना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई ट्रैकफुल होना चाहिए, ठीक है, गुड टेम्पर होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, ये क्वालिटी होनी जरूरी है, ओके। इसके बाद आप जो है ये अंडरस्टैंडिंग 5 के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे कहता है कि सर एक कोई मैनेजमेंट है, ठीक है, ट्रैवल लिमिटेड करके, ठीक है, कोई मैनेजमेंट है, ठीक है, ट्रैवल लिमिटेड करके, एक ऑडिटर के पास जाते हैं, ठीक है, एक पर्सन के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे ऑडिटर बन जाइए, और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, डिटेल चेकिंग नहीं करनी है, ये आपको हमें जो है रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, मतलब कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन को चेक करके हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या इस तरीके का काम हो सकता है, मतलब कि डिटेल चेकिंग करने से मना किया गया आपको, ठीक है, आपको पहले ही बता दिया है कि सर आपको ऊपर से काम करना है, क्या आप ये काम करेंगे, ठीक है, ये आपको पूछा गया। मैनेजमेंट ने किसको पूछा सर, ऑडिटर को पूछा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या इस तरीके का भी रिपोर्ट होता है, तो आंसर इज यस। इसे हम कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट, इसे हम कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट, इसे हम क्या कहते हैं सर, रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को ऊपर से चेक करके हम इसका रिपोर्ट बनाएंगे, डिटेल नहीं होता। रिव्यू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर से चेक करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से चेक करना, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा ना लिमिटेड एश्योरेंस का ही मतलब होता है रिव्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए रिव्यू, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं सर, रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये लिमिटेड एश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, आंसर इज यस। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर आपको पहले एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया फुल ऑडिट के लिए, ठीक है, फुल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया, अपॉइंट होने के बाद अगर मैनेजमेंट आपको कहता है कि नहीं जी सर अब आप एक काम करिए, फुल ऑडिट मत करिए, अब आप एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एंगेजमेंट कर दीजिए, तो क्या ये अलोएबल है, आंसर इज नो। एक बार अपॉइंटमेंट जिस तरीके से हो गई फिर तो काम वही चलेगा, फिर तो आप जो है अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ कह रहा है इसका मतलब फ्रॉड है, तो ऑडिटर तो ये काम करेगा ही करेगा, डिटेल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर तो फुल काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए यह ध्यान रखिएगा, अगर पहले से ही आप जो है अपनी ड्यूटी फिक्स कर देते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है सर, मैनेजमेंट ने पहले से ही बता रखा है ऑडिटर को कि आपको डिटेल काम नहीं करना है, आपको सिंपली रिव्यू काम करना है, क्या आप काम करेंगे, तो ये सब कुछ सही है कि आप रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से ही ज्वाइन हुए हैं और रिव्यू एंगेजमेंट देंगे, रिपोर्ट देंगे और काम खत्म, आप चले जाएंगे। लेकिन पहले आपको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया, फिर आपको क्या कहा जा रहा है कि नहीं जी अपॉइंट ऑडिट के लिए किया था, आप एक काम करिए कि रिव्यू कर दीजिए,
ठीक है। तो क्या ये अलाउेबल है? आंसर इज नो, ये अलाउेबल नहीं है। ठीक है, पहले ही बताना चाहिए था ना ऐसा कुछ थे तो। ठीक है, पहले ही बताना चाहिए था। ओके, तो फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको बता दिया कि सर ये रिव्यू एंगेजमेंट है, ऐसा क्या काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो 14th आप खुद से करेंगे। इसके बाद 15th जो है, 16th, ये 15th वाला आप अपने तरीके से करिए, इस पर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है कि सिंपली एग्जांपल दिए जाते हैं ऐसे इसके। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से पढ़ने नहीं पड़ते, ये ऐसे जो है चैप्टर वाइज आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल आप खुद से याद कर पाएंगे, ये आपको पढ़ने हैं ऐसे। ठीक है, चैप्टर में आप देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है रेयर केस में कि भाई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के कुछ एग्जांपल दे दीजिए। तो एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखे, जितने भी आप ऐसे पढ़ेंगे कुछ कोई भी 2-3 लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये खुद की तरीके से अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आप SQC1 आप जो है ये पॉइंट जो है वो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप इसे स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल है तो इसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, काम खत्म करिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक बन जाता है, वाई स्टैंडर्ड नीडेड? स्टैंडर्ड की जरूरत हमें क्यों है? ठीक है, स्टैंडर्ड की जरूरत हमें क्यों है? तो 4 पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे 5-6 पॉइंट है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड है तो एक बेंचमार्क बना रहेगा। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे स्टैंडर्ड चलते हैं इंडिया के अंदर, वही बाहर भी चलते हैं। ठीक है, तो एक कह सकते हैं बेंचमार्क का मतलब होता है एक इक्विटेबल बना रहेगा, सभी लोग एक तरीके से ही काम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि सबकी रिपोर्ट एक तरीके की ही देखने को मिलेगी, तो बढ़िया रहेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि सर एस्टेब्लिश करेगा एक बेंचमार्क, स्टैंडर्ड है तो बेंचमार्क है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि सर इंप्रूव करेगा आपकी क्वालिटी। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी है उसे इंप्रूव करेगा और हेल्प करेगा डिलीजेंट डिसीजन के लिए। डिलीजेंट डिसीजन जो है, डिलीजेंट वर्ड जो है आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में आप मेरे साथ पढ़ेंगे डिलीजेंट वर्क का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा, एक्ट एज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। डिलीजेंट का मतलब होता है CTT, केयरफुली, थोरोली एंड टाइमली मैनर। ठीक है, ये 3 जहाँ पे मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्ट एज डिलीजेंट। ऑडिटर के पास यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करे एक्ट एज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब केयरफुली सारा का सारा वर्क करे, टाइमली मैनर में करे एंड थोरोली काम करे। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि डिलीजेंट वर्ड वहाँ पे डिटेल में पढ़ने को मिलता है। इसके बाद यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन होगी, सभी लोग एक तरीके से काम कर पाएंगे। और स्टैंडर्ड है तो आपका एक नॉलेज, आपका बेस जो है बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड है तो ये काम है। ठीक है, और आपके पास में ऑडिट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड के बेस पे एक तरीके से काम हो रहा है तो एक लॉफुली काम हो रहा है, रेगुलेटरी काम हो रहा है, तो आपकी ऑब्वियसली ऑडिटर की जो है ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट है आपके पास में, 4 पॉइंट याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। ठीक है, वो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, पास्ट ईयर में पूछा गया एक आध 2 बार RTP MTP में, तो पूछा जा सकता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 इसका लास्ट है, एक बार देख लेता हूँ क्या आपको करने लायक है। चलिए ये बता ही देता हूँ ताकि सारे के सारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये आपकी मॉड्यूल का लास्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। टोटल 6 है, ये 6th आपके पास में है। इसमें क्या है कि देखिए कुछ मिस्टर कोई CAP है, ठीक है, किसी कंपनी का यहाँ पे ऑडिटिंग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, CAP बाबू करके जो है यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, जो ऑडिट वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी का। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे क्विक बाइक करके दे रखा है, उसके ऑडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि सर ऑडिटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है, तो वेरीफाई करते 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 डेटर पे आए। ठीक है, उनको क्या करना था, सेल का वेरिफिकेशन करना था। तो सेल के वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने डेटर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया। ठीक है, तो डेटर से हम कंफर्मेशन नहीं ले पाए कि क्या ये सेल आपको हुई है, आपके पास से हुई है, आप इसका पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जो है डेटर के पास से कंफर्मेशन लेना होता है, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उनके साथ कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल पाई, कुछ वर्क नहीं हो पाया। तो ऑडिटर ने क्या करा, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करा। अब आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर हम जो है ऑडिट प्रोसीजर करते हैं उसमें हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो हम अदर ऑडिट प्रोसीजर भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी हम कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ को हम कंफर्म कर पाए। तो कोई एक तरीके से अगर काम नहीं हो पा रहा तो उससे रिलेटेड दूसरा हम काम कर लेते हैं। तो CA जो यहाँ पे ऑडिटर जो है ये, उन्होंने भी वही काम किया। भाई डेटर से तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल नहीं पा रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि उनसे रिलेटेड जो भी इनवॉइस है, वे बिल है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, ट्रैक टू पेमेंट है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को देखकर हमें पता चल गया कि हाँ भी ये सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटर रियल में एग्जिस्ट करता है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, हमने जो है इससे रिलेटेड रिपोर्ट बना दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर डेटर से तो आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले नहीं पाए, उससे रिलेटेड आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये क्या चीज़ आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ेगा,
क्या ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारण से, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ा? क्या ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, लिखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं और किसी कारण से नहीं हो पाती तो वो सारी चीज़ें तो आपको बतानी पड़ती है इंटेंडेड यूज़र को, ठीक है। तो अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि सर हम यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया, तो हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया, जिससे हमें लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ें एकदम सेटिस्फाइड है और काम हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। अंडरस्टैंडिंग की आई थिंक सॉल्यूशन भी दी गिवन है आपके मॉड्यूल में, अगर देखें तो हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है सॉल्यूशन भी हर एक चीज़ का गिवन है। सबसे पहले हमने लालजी भाई वाला देखा था कि भाई लालजी भाई क्या है सर, इनकरेक्ट है क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, वो हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि प्रॉपर डिस्क्लोजर जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर डिस्क्लोजर हमें करना ही पड़ता है, कंपनी ना बोल रही थी लेकिन हमें तो करना ही करना है क्योंकि प्रॉपर डिस्क्लोजर हमारा काम है, स्कोप के अंदर आता है। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स वाला हमने देखा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते आप, जिसके लिए अपॉइंट किया उतना ही करिए, उससे ज़्यादा आप मत करिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला कौन सा एग्जाम्पल था? फोर्थ वाला यहाँ पे पढ़ने से हमें पता चलता है वो मैनेजर वाला था, ठीक है ना। मैनेजर ने कुछ फ्रॉड वगैरह कर दिया तो भाई इनहेरेंट लिमिटेशन है, हमने तो सभी हमारी तरीके से सब कुछ चेक करा था, हमारे तरीके से पूरा का पूरा काम हो गया, ठीक है। अब उन्होंने फ्रॉड कर दिया, वो पकड़ा नहीं गया, वो हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमने ऑडिट के अंदर जो काम होता है वो हमने परफॉर्म किया था प्रॉपर्ली, ठीक है। अब ऑडिटर की कोई गलती नहीं होती। इसके बाद फिफ्थ वाला रिव्यू, क्या हो सकता है इस तरीके का कोई ऑडिट वर्क? तो आंसर इज यस, रिव्यू एंगेजमेंट हो सकता है, आप अपॉइंट कर सकते हैं किसी ऑडिटर को, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिक्स्थ अभी हमने देखा कि भाई आपके पास में ये देखिए यहाँ पे कहता है कि क्या हमें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी कि हमने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था, ये क्या रिपोर्ट में लिखना पड़ता है? आंसर इज यस, लिखना पड़ता है, ठीक है। ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ को हमें बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि हमने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर किया था, जो हमने प्रोसीजर करा था उससे हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाया, इसलिए हमें अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ा, ठीक है। और उस तरीके से हमने जो है अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपको उसी तरीके से गिवन है, तो ये चीज़ आपके पास में हो तो कंप्लीट रिवीजन चैप्टर नंबर 1 का हो जाता है आपके पास में।